हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स का एक नया टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं चलिए वर्क को। वर्क क्या होता है? वर्क यानी हिंदी में बोलते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? देखिए, अगर आम भाषा में जाना जाए, आम भाषा में समझा जाए तो कार्य करना, चलना, बैठना, उठना, सोना, कुछ काम करना, ये सबको कार्य करना बोला जाता है, काम करना बोला जाता है। लेकिन बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो वर्क की यानी कार्य की जो डेफिनेशन दी गई है उसको समझते हैं। वहाँ पर ये बोला गया फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है, अगर उस फोर्स के द्वारा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया है उस फोर्स के द्वारा, तब कहा जाता है कि यहाँ पर इस बल के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा कुछ कार्य हुआ है, कोई वर्क हुआ है। ठीक है, तो ये है वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में। ठीक है, अगर मान लीजिए फोर्स लगाया जा रहा है, बहुत सारे फोर्स लगाए जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, या सिंगल फोर्स भी बहुत बड़ी वैल्यू का भी लगाया जा रहा है, लेकिन उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वस्तु में, तो वहाँ पर वर्क डन जो है वो ज़ीरो माना जाता है, कोई वर्क नहीं हुआ है वहाँ पर। तो चलिए देखिए, जैसे ये बॉडी है, बॉडी पर हमने आप फोर्स लगाया और मान लीजिए इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो x है। मतलब कि ये बॉडी यहाँ से x दूरी पर विस्थापित हो गई है। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो वर्क डन होगा, जो W होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी? उसकी वैल्यू होगी F इंटू एक्स। ठीक है, तो F इंटू एक्स मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होती है वर्क की परिभाषा। The force into displacement is equal to the work done on any body, जिस पर कि फोर्स लगाया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं सीधी रेखा में, मतलब कि जो फोर्स है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें ऐसे, तब हम इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर जो है कोई व्यक्ति इस तरह से सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह से, कोई ऑब्जेक्ट जो है ये वाला पाथ फॉलो करता है, तब डिस्टेंस तो हो जाएगी ये वाला पाथ जो होगा, ये तो होगी टोटल डिस्टेंस, दिस प्लस दिस, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ये होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये अंतर आ जाता है। तो जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीनियर की, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे यूनिट की कि यूनिट क्या होती है वर्क की। तो जो वर्क की अगर बात करें एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में जहाँ पर देखिए ये क्या है, फोर्स की एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होती है? न्यूटन में नापते हैं हम फोर्स को। और ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसकी क्या न्यूटन मीटर हो जाएगी यूनिट किसकी? वर्क डन की, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं जूल। ठीक है, तो जो वर्क डन की, जो वर्क की जो यूनिट है एसआई सिस्टम में, उसको बोला जाता है जूल, और इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट, मतलब कि हम वर्क को, कार्य को जूल में नापते हैं। उसके बाद बात करें अगर दूसरे सिस्टम यानी सीजीएस सिस्टम की, तो इसमें जो देखिएगा यहाँ पर जो एफ है यानी फोर्स है, फोर्स की सीजीएस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं क्या यूनिट होती है? डाइन होती है, और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट की होती है सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हो गई इसकी यूनिट, और इसका जो दूसरा नाम दिया जाता है इसी को बोला जाता है अर्ग। तो सीजीएस सिस्टम में जो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग, और एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें अर्ग और जूल में रिलेशन बताना हो कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो यहाँ से देखिएगा एक जूल, अब देखिएगा न्यूटन और मीटर। ठीक है, ये न्यूटन होता है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं?
हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़े तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन्स लिख सकते हैं। और मीटर की जगह पर हम कितने सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10⁵ और 10⁻² मिल करके क्या हो जाएंगे, 10⁷ और डाइन सेंटीमीटर, यानी डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को भी हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया, अर्ग से, तो ये हो जाएगा अर्ग। ये हमने किसको चेंज किया है, ये हमने जूल को चेंज किया है, तो ये हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल को। तो 1 जूल इक्वल टू आ जाता है 10⁷ अर्ग। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये है जूल और अर्ग में रिलेशन, जो कि दोनों यूनिट हैं वर्क को नापने की। ठीक है, तो वर्क का मेजरमेंट जूल में होता है या फिर अर्ग में होता है। तो ये हमने बात की वर्क किसको कहते हैं, वर्क की जो डेफिनेशन होती है W = F × डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने वर्क की यूनिट को जाना। अब देखिएगा, अगर आप ये पूछें कि जो वर्क का फॉर्मूला है वर्क डन = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, क्या ये हर केस में एप्लीकेबल है, हर केस में लागू होता है, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये उस केस में लागू है जहाँ पर लीनियर मूवमेंट हो रहा है, लीनियर गति हो रही है, फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो फोर्स है किसी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो इसी रेखा में ना लग के जहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे ना लग करके इस तरीके से लग रहा है, ये फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, हम इसको इस तरीके से खींच रहे हैं और ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ चली जाती है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, अगर केस ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में नहीं है, तब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आता है W = F × X × cos θ। The most important formula about work, W = Fx cos θ, where F is the force applied on this body, X is the displacement and cos θ, θ is the angle between the force and displacement। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लागू होता है हर केस में, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी है थीटा की। क्योंकि अब देखिएगा, मान लीजिए अगर लीनियर है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर यहाँ पर मोशन हो रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आप यहाँ पर पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 कितना होता है, cos 0 = होता है 1, तो ये हो जाएगा W = Fx, यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आप ना भी रखें कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ध्यान देना है कि थीटा कितना हो रहा है, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि cos थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करती हैं। cos थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो करती है -1 to +1 तक वेरी। ठीक है, तो -1, 0, 1 सभी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाए, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये कैसे पॉसिबल है कि वर्क डन नेगेटिव हो जाए। देखिए 0 तो हो सकता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, कोई कार्य हुआ ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं वर्क डन 0 है। लेकिन अगर कार्य हो रहा है तो हम कह सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है, चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक यहाँ पर बॉडी है, इस पर F फोर्स लगाया गया, ये इधर से F फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी का जो मास है वो 10 kg है। हम शुरू में मान लेते हैं कि 10 kg इसका मास है, और इसका मास अगर 10 kg है तो इस पर एक फोर्स यानी इसका वेट जो है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की साइड पर लगता है, वो क्या होता है, वो होता है इसका
वेट, बॉडी का वेट। तो इसका वेट जो है नीचे की साइड को काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर mg, यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है mg। मतलब कि अगर 10 kg की ये बॉडी है तो mg यानी 10 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और ये हो जाएगा इसका वेट, वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा होगा इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड, ठीक है। मान लीजिए 2 न्यूटन का यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है। तो क्या होता है, इस 10 न्यूटन फोर्स से ये जो बॉडी है डिस्प्लेस हो जाती है और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लीजिए ये x हुआ है, ठीक है। तो ये हमने फोर्स लगाया, बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई और इस पर जो काम कर रहा है, एक इसका वेट काम कर रहा है, ये भी एक फोर्स होता है, नीचे की साइड काम कर रहा है, और एक इसका होता है, और ये होता है फ्रिक्शन जो कि इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब यहाँ से बनते हैं 3 क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसके द्वारा इस बॉडी पर कितना कार्य किया गया, कितना वर्क डन हुआ, तो अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, W इक्वल टू एफ इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है, सिंपल। यानी 10 न्यूटन इंटू में x की जो भी वैल्यू होगी वो कर देंगे, ये आ जाएगा आपका वर्क डन यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो W की कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम यहाँ cos थीटा की फॉर्म में भी रखें तो यहाँ पर cos थीटा cos 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तब भी ये 10x आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि है इस फोर्स ने कितना वर्क किया है इस बॉडी पर इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क हमें यहाँ पर मिला है। अब सेकंड केस ये बनता है कि यहाँ पर ये जो W है, ठीक है, ये जो mg है यानी जो वेट है बॉडी का, उसके द्वारा कितना काम हो रहा है, कितना कार्य, कितना वर्क डन हो रहा है इस बॉडी पर, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है और फोर्स जो है नीचे की साइड लग रहा है, जो वर्क, जो वेट है वो नीचे की साइड लग रहा है, तो जो W हो जाएगा यहाँ पर F, ठीक है, इंटू में x डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर F की जगह पर हम क्या रखेंगे, mg रखेंगे, ठीक है। और अब देखिए cos थीटा, थीटा यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90, तो cos 90 यहाँ पर आ जाता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्क मिला, यहाँ पर हमें 0 वर्क मिला। और तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ लगा है जिसकी वैल्यू अगर 2 न्यूटन दी गई है तो यहाँ पर 2 न्यूटन हम यहाँ पर लिख देंगे, और इनटू में x जो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हो रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है cos 180, यानी कि दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो यहाँ पर आ जाता है -2n इंटू में x, ये वैल्यू आती है इसके द्वारा किए गए वर्क डन की। तो यहाँ पर हमें क्या वर्क मिलता है, नेगेटिव वर्क मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे नेगेटिव हो गया। 0 तो मान लीजिए कि कोई वर्क नहीं हुआ है तो उसको 0 हमने बोल दिया। अब पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो गया है तो उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया, क्योंकि हमें रिजल्ट मिला है कुछ वहाँ पर, तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया। लेकिन बात करें अगर नेगेटिव की, तो नेगेटिव वर्क डन का जो मीनिंग है वो ये है कि जो हमारा रिजल्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स लगाने से, वो तो इस तरफ हो रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये उसमें से और कटौती कर रहा है, ये उसको और नेगेटिव में पहुंचा रहा है। मतलब कि जो ये फोर्स
एफ है, इसको ये 2 न्यूटन एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है उसको इधर लेके जाने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, उसमें से और माइनस कर रहा है, जो रिजल्ट है उसमें से और माइनस कर रहा है। तो ये नेगेटिव में जा, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है लेकिन वो उसको इतना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है इसके अगेंस्ट, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि मान लीजिए है कुली ने सिर पर वेट रखा हुआ है और ट्रेन का वेट कर रहा है, एक जगह खड़ा है, ठीक है, अपने सिर पर कुछ वेट रखा हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा 0, ठीक है, तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वेट है उसकी डायरेक्शन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो नहीं रहा है, तो वर्क कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा अगर कुली ऐसे लिए खड़ा है कोई भी वेट, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि मान लीजिए कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकते समय जो वर्क डन होता है उस बॉल पर वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या 0 होता है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क उस बॉडी पर क्या होगा, ये आप सोचिए। इसमें हमने सब जो केस थे वो डिस्कस कर लिया है, तो इसमें कौन सा फोर्स होगा, तो आप बताइए इसमें कौन सा वर्क डन होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो देखिए बॉल इस तरह से ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की साइड हो रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की साइड लगता है, ठीक है। तो इसके जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड केस बनता है। यही केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर एंड एनर्जी को। आई होप आज की वीडियो से वर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।